कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NS पब्लिसिटी, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। मक्का की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि। फूल गोभी की वैज्ञानिक विधि से नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, आज ही के दिन यानी कि 17 जून को सभी देश मिलकर विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये बताना जरूरी है कि डेजर्ट या फिर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर किसी भी फसल को नहीं उगाया जा सके। जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पोषण हेतु जरूरी होता जा रहा है कि ऊसर, बंजर एवं मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विश्व मरुस्थल दिवस पर प्रस्तुत है ये विशेष अंश। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डिजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है और यह रफ्तार प्रतिवर्ष 0.5 किलोमीटर की दर से बढ़ती ही चली जा रही है। प्रकृति द्वारा दी हुई सभी वस्तुओं में से भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के अन्य साधन मृदा की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का उपयोग करता आ रहा है, किंतु भूमि सुधार पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मृदा का ह्रास होता जा रहा है, जबकि महज 1 इंच कम मिट्टी के सतह निर्माण में तकरीबन 1000 वर्षों से ही ज्यादा वक्त बीत जाता है। जिन स्थानों पर मनुष्य ने मृदा के सुधार व संरक्षण पर उचित ध्यान दिया, वे दुनिया के सबसे सुंदर व उपजाऊ स्थान बन गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि क्षरण समस्या के कुछ अहम कारणों पर। इसमें सबसे पहला कारण है वायुमंडलीय प्रभाव, जिसके तहत तेज बारिश, तेज हवा, जल जमाव एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत इन वायुमंडलीय सहयोग से बहा दिए जाते हैं। दूसरा है मानवीय प्रभाव।
मानव की कुकृतियों एवं गलत तरीके से भूमि के इस्तेमाल के कारण भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है। कृषि कार्य के दौरान सिंचाई जल के असीमित इस्तेमाल के कारण जल जमाव स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसे भूमि क्षारीय, लवणीय और अम्लीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही परंपरागत कृषि प्रणाली के कारण दिनों दिन भूमि की ऊपरी सतह प्रभावित होकर बंजरता के रूप में तब्दील हो सकती है। भूमिगत जल स्तर में कमी एक ऐसा कारण है जिसके कारण सिंचाई जल की समस्या गहराती जा रही है। नतीजन फसल प्रणाली दिनों दिन बाधित हो रही है। इसके बाद अगर जंगल कटाई के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 600 करोड़ पेड़ों की कटाई प्रति वर्ष हो रही है। औसतन प्रति व्यक्ति 7 पेड़ प्रति वर्ष काट रहे हैं, जबकि बांधों और किनारों के लगभग 25 लाख वृक्ष डूब जाते हैं। और इस प्रकार लगभग हमारे देश में 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वन नष्ट होकर बंजर में परिवर्तित हो रहे हैं, जबकि हरियाली भूमि में भी अन्य कारणों से परिवर्तन होने पर मृदा कटाव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और अंत में पहाड़ खनन और खोदन एक ऐसा कारण है जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा प्रभावित हो रही है। इसके मलबे से तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कृषि कार्य की कई प्रक्रियाएं अंततः प्रभावित हो रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है मृदा एवं जल संरक्षण की प्रणाली को अपनी रोज की आदतों में लाना, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची भूमि पर भी फसल ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनुचित बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। मेड़बंदी, जो कम वर्षा वाले तथा कम डालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोका जा सके। अतः भूमि की बनावट के अनुसार नीची, मध्यम, ऊंची एवं सतही ढाल पर निर्माण अनुशंसित की जाती है। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि तालाब की सतह को भी उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होगा। साथ ही अर्थ डैम्स, एम्बांकमेंट्स या तटबंध के निर्माण प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया है जल छाजन अथवा जल समेट प्रारूप, जिसके अंतर्गत वर्षा के दिनों में जलोच्छाजन का निर्माण कर वर्षा जल को भूमि पर गिरने के बाद या तो वनस्पति की पत्तियां, टहनियां तथा वनों द्वारा रोक लिया जाए, या फिर से उसे जमाकर उन स्थानों पर भी कृषि प्रक्रिया की जा सके जहां सिंचाई के अभाव के कारण भूमि आबाद नहीं हो पाती। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहां हमारे किसान भाई ज्यादातर बाढ़ या फ्लड पद्धति को अपनाते हैं, वहीं अपनी फसलों को वैज्ञानिक अनुशंसित पहलुओं के अनुसार अमल करना बेहतर होगा, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। फसल लगाते समय भूमि एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चुनाव करें, ताकि कम पानी में भी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं, पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के जो किसान खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्षेत्रानुसार उन्नत किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए बुआई करें, तभी वो फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो खरीफ मक्का की उन्नत किस्म एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक क्या है, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्र में मक्का की खेती हमारे किसान भाई बहुत आयत में करते हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन में अच्छी तरीके से गहरी जुताई करी है, उसके बाद में खेत को छोड़ा है, तो निश्चित रूप से उस खेत में आपकी फसलोत्पादन अच्छा होना है। जब हमारी वर्षा होती है तो पहली वर्षा के बाद आपको 2 बार हैरो चलाना है और उसके बाद उसको पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। किसान भाई, जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे उर्वरक हैं एवं खाद हैं उसका भी हमें समय पर ही उपयोग करना है। तो जब हम खेत तैयार करते हैं उसी दौरान आप लगभग 3 से 5 टन के लगभग गोबर की खाद पूरे खेत में प्रति हेक्टेयर फैला देवें। और इसके बाद अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस की जो मात्रा है उसमें लगभग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन और जो हमारी पोटास है वो लगभग 75 किलोग्राम, फास्फोरस की जो मात्रा मैंने बताया 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इन तीनों को आप खेत में जब बुआई कर रहे हैं उसमें प्रथम जब आप बुआई करते हैं उस दौरान खेत में देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो हम नाइट्रोजन है उसको 3 भाग में देना है। तो प्रथम भाग में आप जो 175 किलो है उसका आधा जो मात्रा है उस आधी मात्रा को बुआई के समय ही खेत में, तो जो आधी मात्रा बची उसकी आधी मात्रा को आपको 20 से 25 दिन के अंतराल में देना है। तो आप लगभग 60 से 65 दिनों के लगभग में एक नाइट्रोजन की जो अंतिम मात्रा बची हुई है देना है। मक्के की जो फसल के लिए किस्मों का चयन किया जाता है उसमें आती है गंगा सफ़ेद जो 2, जिसकी अवधि हमने देखा है कि लगभग 95 से 100 दिन की अवधि उस किस्म की होती है। और उपज की हम बात करें तो 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर तक इसकी उपज पाई जाती है। इसके अलावा हम गंगा 5 एवं गंगा 7 जो किस्म है जिसकी 90 से 95 दिन की अवधि होती है और इसकी उपज की हम बात करें तो इसकी भी उपज लगभग 55 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर पाई जाती है। अगर हम अन्य किस्मों की बात करें तो हमारी जो पूसा हाइब्रिड 1 एवं 2 जो किस्म है उसकी भी अवधि लगभग 95 से 100 दिन होती है और उपज भी लगभग इसकी 55 से 60 कुंटल के लगभग पाई गई है। इसी प्रकार से और भी किस्में जैसे गंगा 11 है, ऐसी कई किस्में हैं, संकर किस्में जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। और अगर हम संकुल किस्मों की बात करें तो उसमें कंचन 3 जो कि 80 से 90 दिन की है और इसकी जो उपज है लगभग 30 से 35 कुंटल के लगभग पाई जाती है। जवाहर 8 किस्म है जो कि लगभग 80 से 85 दिनों की फसल है और इसमें 40 से 45 कुंटल तक उपज प्राप्त होती है। जवाहर 12 जो किस्म है संकुल किस्म, इसकी भी अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 90 दिन की इसकी अवधि होती है और अगर हम उपज की बात करते हैं तो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज पाई जाती है। अन्य किस्में जैसे विजय है, विक्रम है, इन सब किस्मों की जो अवधि है लगभग 100 से 105 दिन के लगभग की होती है और इसमें अगर हम उपज की बात करें तो निश्चित रूप से यही 45 से 50 कुंटल की लगभग उपज इन किस्मों से प्राप्त होती है। इन सभी किस्मों के चयन के समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज हमारा अच्छी गुणवत्ता का हो और साथ ही साथ सही स्थान से आपने खरीदा हो और खरीदने के बाद उसका अंकुरण प्रतिशत जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब जो हम बुआई की समय की जब हम बात करते हैं तो खरीफ मौसम में विशेष रूप से जो हमारी बुआई है वो लगभग जून के माह में विशेषता की जाती है। तो जून जुलाई के माह में जब हमारा मौसम या जो प्रथम वर्षा हो जाती है उसके बाद हमको बुआई करनी है। बीज की जो दर है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर हम संकर जातियों की बात करते हैं तो लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संकर जातियों के बीज की आवश्यकता पड़ेगी और अगर हम संकुल जातियां जो हैं उसका उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज की जब हम बुआई कर रहे हैं तो उसके पहले हमें बीजोपचार करना अति आवश्यक है और बीजोपचार के लिए आपको जो हमारी फफूंदनाशक दवा बीटाबैक्स है उसकी लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उसको अच्छी तरीके से आप बीजों में उपयोग करें, अच्छी तरीके से मिक्स करें और उसके बाद उसको बुआई करें।
इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र जो है जैव उर्वरक है इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला सकते हैं और फिर उनकी बुआई कर सकते हैं, तो ये अति उत्तम होगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब हम बुआई करते हैं तो जो हमारी शीघ्र पकने वाली किस्में उनमें देखा गया है कि जो कतार से कतार की दूरी वो लगभग 60 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर के लगभग रखनी चाहिए। ये मध्यम व देरी से पकने वाली अगर हम किस्मों का चयन कर रहे हैं तो उसमें जो कतार से कतार की दूरी है वो लगभग 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाए। खेत में 25 से 30 दिन के बाद में आपको खरपतवारों का नियंत्रण करना है, खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करनी है ताकि खेत में कम से कम मात्रा में खरपतवार रहें। तो किसान भाइयों, आगामी खरीफ मौसम में मक्के की बताई हुई विभिन्न बातें जो हैं उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा मक्के का उत्पादन करेंगे और साथ ही साथ अच्छा आर्थिक रूप से उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गोभी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जो किसान अगेती फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं वो अभी इसकी नर्सरी डालकर स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन फूल गोभी की नर्सरी डालते समय कौन कौन से किस्म का चयन करें तथा वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार नर्सरी किस तरह से डाली जाए, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हरि प्रसाद मिश्र से। अगेती फूल गोभी की खेती करने के लिए किसान को अभी ही नर्सरी की क्यारियां बना करके उसमें बीज को डालना होगा। अब नर्सरी की क्यारियां बनाने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस समय वर्षा भी ज़्यादा होती है और धूप भी तेज होती है, तो दोनों से पौध को बचाना पड़ता है। उसके पहले हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला तो जो हम भूमि का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव करते हैं नर्सरी के लिए, वो बिल्कुल ऊंची जगह होनी चाहिए। मटियार नहीं हो, दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छी है। जल निकास की पूरी व्यवस्था, उसमें बिल्कुल जल जो वर्षा होती है उसका जल रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद गहरी गुड़ाई कर लें, कम से कम 1 फीट तक की नर्सरी बेड्स की, और उसको से कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी है चुन करके बाहर निकाल दें, उसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। और मिट्टी को फिर 2-3 गुड़ाई करके खूब भुरभुरी बना लें, बीज को जमने में आसानी हो। 1 एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए बनाई गई पौधशाला में 20 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 15 ग्राम यूरिया, 3 से 4 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अब इसमें अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खूब सड़ा हुआ हो, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद को इसमें आप मिला लें। क्यारियाँ बनाते समय एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऊंची बनाते हैं ज़मीन से, क्योंकि वर्षा का टाइम है और अगर नीची क्यारी होगी तो पानी लगेगा उसमें, इसलिए ज़मीन से कम 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक ऊंची रखते हैं, जिससे कि पानी निकल जाए। और यदि संभव हो तो इस क्यारी को, जो मिट्टी है आपकी क्यारी बनाए हैं मिट्टी, उसको भी उपचार करना पड़ता है। तो उपचार 2 तरह से करते हैं। एक तो सोलराइजेशन होता है, जिसमें कि आप मिट्टी को गोड़ करके छोड़ देते हैं, खूब धूप लगती है, उससे जो है कीड़े मकोड़े उसमें नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है
कि हम फार्मेलिन से इसको ट्रीट करते हैं या बाविस्टीन से ट्रीट करते हैं। तो अगर हमें फार्मेलिन से संभव हो तो सबसे अच्छा होता है 0.1% फार्मेलिन का घोल बना करके और उसको कम से कम 6 इंच तक मिट्टी को अच्छी तरह से भिगो लेते हैं। गीला नहीं होना चाहिए, मैंने भिगो लेते हैं। इससे ट्रीटमेंट मिट्टी का हो जाता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डैम्पिंग आप बीमारी बहुत तेज़ लगती है। आप देखते होंगे जो किसान खेती करते होंगे वो जब भी बीज जमता है, जमने के बाद वो अक्सर करके कॉलर रीजन यानी जो ज़मीन से ऊपर का भाग होता है वहीं पे गलन की बीमारी लगती है और कभी कभी पूरी की पूरी सीडलिंग जो है नष्ट हो जाती है। इसको ट्रीटमेंट करने के बाद में पॉलीथीन से, सीड से या तिरपाल वगैरह से ढक देते हैं, जिससे कि अंदर में गर्मी से या उसके प्रभाव से जो हमने दवा डाली है वो सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद खुला छोड़ देते हैं, कम से कम 1 हफ्ते तक मिट्टी को पॉलीथीन वगैरह हटा के खुला छोड़ देते हैं। फिर उसमें हम गुड़ाई करके हल्की और बीज की बुआई करते हैं। बीज को हमेशा लाइन में छिटकवा नहीं बोएं, लाइन में बोएं और ज़्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए क्योंकि छोटा बीज होता है, इसलिए 2-2.5 सेंटीमीटर नीचे ही बोएं और फिर ऊपर से हल्की अगर पाउडर टाइप की कंपोस्ट की खाद हो, गोबर की खाद हो तो ऊपर से मिट्टी मिला करके ढक देते हैं। फिर इसको खर वगैरह से या पुआल वगैरह से ढक देते हैं जिससे इसमें की नमी वगैरह नष्ट न होने पाए। और करीब 4-5 दिन में जब वो अंकुरण होने लगता है तो शाम के टाइम में हम पुआल वगैरह को हटा देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। अगर आपके पास हजारा वगैरह हो तो उसे करिए, नहीं तो फवारा बना करके आप अच्छी सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें जिससे मिट्टी बैठ जाए। इसके बाद आपको रेगुलर देखरेख करनी पड़ेगी कि इसमें बीमारी नहीं लगे। और दूसरा क्या है, नमी बनी रहे, पौधे धूप से सीधे बचे रहें या तेज वर्षा से बचे रहें। इसके लिए भी पॉलीथीन की सीट ज़मीन से कम 2 फीट ऊपर एक मचान को टाइप का जैसे मड़ई वगैरह बनाते हैं, बीच में ऊंचा हो, किनारे झुका हुआ, जिससे वर्षा का पानी निकल जाए और धूप भी उसमें पास करे। तो ये भी अगर आप बना देते हैं क्यारी के ऊपर में तो धूप से आपकी सीडलिंग बची रहेगी और तेज वर्षा से भी बची रहेगी। आइए अब बात करते हैं बीज की मात्रा एवं बीजोपचार की। तो अगेती फूल गोभी के लिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत प्रभेद के लिए 250 से 300 ग्राम एवं संकर किस्म के लिए 100 से 180 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। बीज को शोधित करने के लिए थीरम या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जो आपकी यहाँ लोकल होती है, पूसा अगली होती है और इसमें आप कतकी तक जा सकते हैं, लेकिन कतकी के लिए थोड़ा सा लेट जाना पड़ेगा। जो उसमें भी सिंथेटिक है, पूसा सिंथेटिक वैरायटी वो भी मीडियम में आती है, वो आप जाएंगे तो जुलाई में लेंगे। लेकिन अभी इस समय से लेकर के अंत तक, जून के अंत तक अगली को डालें आप, अगली कुआरी को डालें, ये वैरायटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर ठीक से देखभाल करेंगे थोड़ी यील्ड कम होती है, मेन से कम होती है, तो करीब 150 कुंटल के आसपास में 1 हेक्टेयर से मिल जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दिमनी, जिला मुरैना के पशुपालक मोहन गुर्जर ने। यह गर्भित पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहन गुर्जर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंश। आइए अब हम चर्चा करते हैं पशु पोषण की तरफ और स्पेशली पशु जो गर्भावस्था में पशु है उनके रख रखाव के लिए किए जाने वाली सावधानियों की तरफ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पशु पोषण क्या है। इसके लिए गाय जब हमारी सामान्य अवस्था में रहती है तो वह जो खाना खाती है और उसमें हरा चारा और कंसंट्रेट की मात्रा होती है, उस समय आप यदि चाहें तो कंसंट्रेट की मात्रा 1 किलो शारीरिक मेंटेनेंस के हिसाब से और आधा किलो प्रति लीटर के हिसाब से आप उसको दाना खिलाएं। लेकिन जैसे ही गाय गर्भावस्था में पहुंच जाती है तो उसके लिए विशेष तौर से सावधानी रखना चाहिए। यह जो गाय हैं ये 4 कंपाउंड वाले पशु होते हैं जिनके स्टोमक में 4 कंपाउंड होते हैं और ये जब हरा घास और भूसा खाते हैं तो उससे इनका पेट काफ़ी भर जाता है और इस समय जब पेट में बच्चा होता है तो ज़रूरी होता है कि बच्चे के बढ़ने के लिए भी उसमें अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है।
इसके लिए आवश्यक है कि हम उनके कंसंट्रेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और जो उनकी भूख की मात्रा है उस हरे चारे को तो अपन रखते हैं, लेकिन भूसे को यदि मात्रा कम कर देते हैं, कंसंट्रेट को अधिक खिलाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी आती है और बच्चा स्वस्थ होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसंट्रेट में क्या खिलाएं, यह जानना आवश्यक है। आपके यहाँ यदि मक्का, ज्वार या गेहूँ हैं तो आप उसका उपयोग भी कंसंट्रेट के रूप में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आवश्यक होती है कि आप उसमें खली की मात्रा अवश्य मिलाएं। उसमें कुछ मात्रा की खली का मिलाने के अलावा उसमें नमक की मात्रा देना होती है। नमक के अलावा बाज़ार में उपलब्ध मिनरल मिक्सचर्स होते हैं जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं जरूरी अन्य तत्व पूरा करते हैं। कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, उनको भी पूरा करते हैं। तो यदि आप उनके भोजन में उसका समावेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला जो बछड़ा है, आने वाली बछिया है, वो निश्चित ही स्वस्थ और जल्दी गर्भ धारण करने के योग्य होगी। इसके लिए आपके लिए आवश्यक है पशुओं में खाने के अतिरिक्त भी गर्भावस्था के दौरान कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पशु जैसे जैसे गर्भावस्था एडवांस प्रेगनेंसी की ओर बढ़ती है तो आप उसको छायादार जगह पर रखें, उसको अपने जो झुंड है उससे अलग रखें ताकि उसको दूसरे पशुओं से नुकसान ना हो सके, जिनसे दूध की क्षमता भी अच्छी रहेगी और आने वाले पशु का ग्रोथ भी ठीक रहेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजरा की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NS Publicity, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।